नमस्कार दोस्तों। आज हम आपका जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का जो टॉपिक है गॉस लॉ, गॉस का नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। चुंबकीय सॉरी विद्युत फ्लक्स से जो आपका चैप्टर है वो जो आपकी बुक्स हैं एनसीईआरटी से अलग उनमें सेकंड चैप्टर के रूप में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ तो इसलिए मैं विद्युत फ्लक्स और गॉस के नियम को चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही पार्ट मान के चल रहा हूँ। ठीक, अगर आपने विद्युत फ्लक्स नहीं पढ़ा है, आपको नहीं आता है, तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। इससे पहली वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है गॉस का नियम समझने के लिए। और गॉस का नियम समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 99.9% चांस है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। हम लोग लगभग 4 वीडियो गॉस के नियम पर करेंगे और उसमें से एक क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गॉस का नियम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गॉस का नियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालने का तरीका। गॉस ने विद्युत फ्लक्स निकालने का ही तरीका बताया है। विद्युत फ्लक्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है जो था ई डॉट ए, जहाँ ई आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ए आपका एरिया सदिश यानी कि क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है पिछले वीडियो में। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास ये वर्ग है और जिसका एरिया है ए स्क्वायर, तो इसका सदिश का मतलब है डायरेक्शन। तो जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो होगी क्षेत्रफल के वर्टिकली यानी कि लंबवत। ठीक है, पूरा डिटेल में समझने के लिए आप इससे पहली वीडियो देख सकते हैं। तो गॉस ने क्या बताया कि जो विद्युत फ्लक्स है उसे निकालने का इन्होंने भी अपना एक तरीका बताया। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी बंद पृष्ठ में जो टोटल आवेश उपस्थित है, अगर आप उसको एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दें तो आपके पास विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ का निकल के आ जाएगा। इन्होंने क्या बताया कि जैसे आपके पास ये एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, और इस पर आवेश जो है वो Q है, तो आपको इसका फ्लक्स निकालना है तो आप इसके अंदर जो टोटल आवेश है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। आपके पास इस सरफेस का, इस क्लोज सरफेस का, इस बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा। और जो विद्युत फ्लक्स निकालने का जो जनरल तरीका है, जो फॉर्मूला है, वो है phi इक्वल्स टू ई डॉट ए, या हम लोग बोलते हैं ई ए कोस थीटा। ठीक है, इसको मैं आपको पहले इसकी परिभाषा एक तरह से बोल लीजिए या नियम बोल लीजिए गॉस का लिखवा देता हूँ। क्या है, आइए शुरू करते हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, भीतर उपस्थित कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता
है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। ठीक है, और फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, ये इन्होंने लिखा है, ये आपको लिखना है, ये वाला जो फॉर्मूला है। तो अब मैं गोस का नियम सही है ये जानने के लिए, या आप बोल दीजिए गोस के डेरिवेशन के लिए, हम लोग क्या करेंगे कि विद्युत फ्लक्स निकालेंगे फॉर्मूले से, और जो फाइनल आंसर आएगा वो आना चाहिए फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना ठीक है। अब क्यू आपको पता ही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए आपको। यहाँ क्यू क्या है? क्यू है पृष्ठ के भीतर उपस्थित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ के भीतर, भीतर वर्ड पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा, उपस्थित कुल आवेश। और एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, जिसका मान आपको पता ही है 8.85 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं इसका जो डेरिवेशन है उसके ऊपर। ठीक है, हमने कोई एक ठोस गोला ले लिया है। ठीक है, ये ठोस गोला हम लोगों ने ले लिया है, जिसकी त्रिज्या r है और इसके केंद्र पर कोई q चार्ज रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि इसका एक छोटा सा मैंने भाग ले लिया है, जिसको हमने dA नाम दिया है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, जिसको मैं n कैप से डिनोट कर रहा हूँ, वो इस डायरेक्शन में होगा। और अगर मैं बात करूं इसकी जो परिधि है उससे इस चार्ज की जो दूरी है वो कितनी है? चार्ज की जो दूरी है वो आर ही होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आर ही होगी, क्योंकि ये केंद्र पे रखा हुआ चार्ज है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताइए। तो ये मैंने आर को इस एन कैप वाली लाइन से क्यों मिलाया है? क्योंकि मैं कोशिश करूंगा अपनी कैलकुलेशंस को आसान रखने के लिए। जब मैंने आपको पढ़ाया था ना विद्युत फ्लक्स, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वो विद्युत बल रेखाएं जो लंबवत गुजरती है वही विद्युत फ्लक्स में काम आती है ना। तो लंबवत गुजरेगी तो जो विद्युत क्षेत्र ये क्यू उत्पन्न कर रहा होगा उसकी जो दिशा है वो आपके क्षेत्रफल सदिश से 0 डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब दोनों एक ही रेखा पे होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम विद्युत फ्लक्स निकालने की बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरी लैंग्वेज लिखवा देता हूं ताकि आप अपने एग्जाम में उसको अच्छे से लिख पाए। कोई समस्या? आइए शुरू करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन आपको शुरू कैसे करना है कि माना एक ठोस गोला, आप गोला भी लिख सकते हैं, गोले का मतलब ठोस गोले से ही होता है फिजिक्स में, जिसको स्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में, जिसकी त्रिज्या r के केंद्र पर कोई बिंदु आवेश q है। ठीक, अब हम गोले के छोटे क्षेत्रफल, जिसको हम लोगों ने dA नाम दिया है, dA अवयवों में विभाजित करते हैं। ठीक है,
अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये कोई सर्कल है या ये कोई स्फेयर है या कोई गोला है या सर्कल है वृत्त है, अगर मैं इसके यहाँ पे कोई बिंदु है और इस पर स्पर्श रेखा खींचता हूँ, ये स्पर्श रेखा खींची, और अब मैं इस स्पर्श रेखा पर कोई लंब बनाता हूं, तो वो लंब हमेशा वृत्त के या गोले के केंद्र से जाता है। मेरी बात समझो, अगर कोई वृत्त है और इस पर कोई एक बिंदु है, तो कभी भी हम बिंदु पर लंब नहीं खींचते हैं, है ना। अगर मुझे इस बिंदु पर कोई लंब खींचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इस बिंदु से स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचूंगा, ठीक, और अब इस स्पर्श बिंदु पर एक लंब बनाऊंगा, ठीक है। तो ये लंब अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये सदैव वृत्त के केंद्र से गुजरेगा। समझ में आया? अब ऐसा क्यों होता है ये जान लो। ये एक बिंदु है और इस पर रेखा जो आपने खींची, ये बिंदु हमेशा ही, अगर मैं केंद्र से इस बिंदु को मिलाऊंगा, अगर मैं केंद्र से इस बिंदु को मिलाऊंगा तो स्पर्श रेखा के बीच में और केंद्र से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा। कुछ अगर मैं कोई बड़ा डायग्राम बनाऊं कुछ ऐसे, ठीक है, ये एक इस बिंदु है और यहाँ पे मैंने स्पर्श रेखा खींची, ये केंद्र है, तो ये जो बनेगी रेखा केंद्र को जो उस बिंदु से मिलाएगी, बिंदु मतलब स्पर्श रेखा से अगर मैं मिलाऊं केंद्र को, तो वो सदैव लंब होगा। बात समझ में आई? ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो सेम जब मैं इस स्पर्श रेखा पर इस बिंदु पर लंब डालूंगा तो वो दोनों एक सीधी रेखा में होंगे। तो मैं आपको कहना यहाँ क्या चाहता हूं कि अगर जो ये हमने डीए एक छोटा सा एरिया लिया है, जो ये डीए हमने छोटा सा एरिया जो लिया है, ये डीए, ठीक है, तो इस डीए का जो क्षेत्रफल सदिश होगा एन कैप, इस डीए का जो क्षेत्रफल सदिश होगा एन कैप, वो इस क्षेत्रफल के जो डीए लिया है वो इसके लंबवत होगा, ये हम बात जानते हैं। लेकिन ये लंब अगर मैं इसको नीचे तक बढ़ाऊंगा तो केंद्र पर आएगा, मतलब एरिया वेक्टर के बीच में, और जो ये क्यू है, क्यू जो विद्युत बल रेखाएं निकाल रहा है, वो दोनों एक ही रेखा पर होंगे, मतलब थीटा 0 डिग्री होगा। हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी, क्या परिभाषा पढ़ी थी जब मैं विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा था, कि चुंबकीय बल रेखाएं जो लंबवत किसी क्षेत्रफल से गुजरती हैं वही विद्युत फ्लक्स होता है उस क्षेत्रफल का। तो विद्युत फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये बात तो तय है, जो क्यू लंबवत इस छोटे क्षेत्रफल से निकल रही होगी वही विद्युत फ्लक्स के कैटेगरी में आएगी। और यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश है जो बहुत छोटा हमने माना है, उसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी इसी लाइन पर होगा, मतलब थीटा 0 डिग्री होगा। मैं इसको आपको ये भी कह सकता हूं कि अगर आप कभी भी वृत्त के या गोले के किसी बिंदु पर लंबवत कोई रेखा खींचते हैं तो वो गोले के या वृत्त के सदैव केंद्र से होकर जाएगी। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन मैंने आपको टेक्निकली समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि विद्युत फ्लक्स का क्या परिभाषा है, विद्युत फ्लक्स को क्या परिभाषा है, ई फाई से हम लोग डिनोट करते हैं, ई डी कोस थीटा। थीटा के बारे में हम जान ही चुके हैं, थीटा 0 है, ठीक है, डी फाई, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे फाई तभी आएगा। ई क्योंकि पूरे गोले के लिए जो क्षेत्रफल वो है, विद्युत क्षेत्र है वो समान है, तो ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और डीए, और यहाँ पे आ जाएगा ये कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1 हम अगली लाइन में रख देंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीए,
ये आपने वर्त बनाया है, वो सॉरी गोला बनाया है, इसके अगर आप छोटे 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 बहुत सारे पार्ट में इसको हम लोग, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हम डीए अवयवों में विभाजित करेंगे। ठीक है, अगर हम छोटे छोटे अवयव इस गोले से काट लेंगे कहीं पे भी, तो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, इनका इंटीग्रेशन होगा गोले का क्षेत्रफल। भाई गोले का क्षेत्रफल ही तो, अगर मैं इन सबको मिला दूंगा तो सबसे बड़ा मेरे पास क्या आएगा, गोले का क्षेत्रफल। तो इस गोले का क्षेत्रफल का हमें सूत्र पता है, क्या होता है, क्या होता है बताइए, 4πr²। ठीक है, ई और क्षेत्रफल क्या होगा गोले का, 4πr²। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी। अब इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं, ये फाई आ गया इंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, यानी कि विद्युत फ्लक्स। अब मैं इसको अगर समीकरण 1 नाम दे दूं तो हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या होता है विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, 1/4πε0 Q बाई, ये जो R है ये हमने यहाँ पे कैपिटल R से डिनोट किया है, 4πr², तो यहाँ पे भी हम लोग कैपिटल R ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1/4πε0 Q/R। ठीक है, R क्या है, वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। ये R क्या है, वो दूरी जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर फाई ई की वैल्यू मैं यहां पे रख दूं, क्या है, 1/4πε0 Q/R, 4πr²। 4π से 4π गया, यहां पे भी फॉर्मूला है Q/R²। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या, ε0 बचता है, ये क्या बचा, फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0। क्या यही बात बताने की कोशिश की जा रही थी, यही है। गोस का नियम क्या कहता है कि आपके पास जो बंद पृष्ठ है उसके पास आपके, उसके अंदर आपके पास जो कुल आवेश है उस आवेश को जोड़ दीजिए और भाग कर दीजिए ε0 से, वही आपका विद्युत फ्लक्स होगा उस बंद पृष्ठ का। बात समझ में आई। आप यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखेंगे तो आपको ये चीज क्या लिखी है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। क्या यही आया है, ये जो हमने गोला माना था इसमें Q आवेश था और Q/ε0 आ गया है। क्या गोस ने जो बात कही थी वो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दी है। इतना ही था, कोई परेशानी हो यहां तक तो बताओ, अगर यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। केवल बंद पृष्ठ पर, ठीक है ना, केवल बंद पृष्ठ पर ही लगता है, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है उसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। वो 5 पॉइंट आपको बहुत जरूरी पता होने चाहिए, जिससे आपको गॉस लॉ इस्तेमाल करना आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपके पास है, अगर आपके पास ये एक बेलन है, ठीक है, बेलन तिरछा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, ये आपके पास एक गोला है और ये आपके पास एक घन है, ठीक है साहब। इसमें यहाँ पे कोई Q आवेश रखा है, इसमें यहाँ पे कोई Q आवेश रखा है, इसमें यहाँ पे कोई Q आवेश रखा है। तो इन तीनों का आप मुझे बता दीजिए विद्युत फ्लक्स फाई क्या होगा। इन तीनों का विद्युत फ्लक्स क्या होगा, आप एक बार परिभाषा दोबारा पढ़ लीजिए। क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो परिभाषा से जो विद्युत फ्लक्स है वो होना चाहिए Q/ε0।
तो क्या सर इसका भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट? तो जवाब है जी हाँ। मतलब ये सॉरी, कि गॉस के नियम से आप विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं तो उससे आकृति या आमाप यानी कि शेप और साइज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। विद्युत फ्लक्स निकालने का बहुत ही सीधा से तरीका है कि आप टोटल आवेश जो बंद पृष्ठ के अंदर है उसको एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिए और आपके पास विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। अगर मैं इसको आपको लैंग्वेज में लिखवाऊं तो आप लिख लीजिए, क्या है? गॉस का नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, ठीक है, चाहे उसकी आकृति मतलब शेप और आमाप मतलब साइज कुछ भी हो। ये बात समझ में आई? क्लियर है पहला पॉइंट? बोर मत होइएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, लास्ट तक हम लोग जाएंगे। बाद में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और गॉस के नियम को पढ़ने का फायदा तभी है जब आप इन 5 पॉइंट को अच्छे से जान लें। ठीक है, मेरी बात समझ लीजिए, वीडियो में बने रहिए। बाद में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो आज के लेक्चर में आपको कहीं कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। अब दूसरा क्या है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये मेरे पास गोला है, इसमें एक आवेश है Q, एक आवेश है -2Q और एक आवेश है मेरे पास +4Q, ठीक है। और दूसरा मेरे पास गोला है, इसमें भी एक आवेश है Q, एक है -2Q, एक है +4Q और एक आवेश यहाँ पे है 5Q। तो जब मैं इसका फ्लक्स निकालूंगा तो मेरे पास आएगा Q -2Q +4Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और जब मैं इसका फ्लक्स निकालूंगा तो Q -2Q +4Q +5Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जी नहीं, ये गलत है, इसको आपको नहीं कंसीडर करना है। जो भी चार्ज बाहर है उसको हमको कंसीडर नहीं करना है, हमें केवल भीतर के चार्ज लेने हैं। तो इसका जो फ्लक्स होगा वो भी होगा क्या? 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि बाहर का चार्ज हमें क्यों नहीं लेना है। ये आइए मैं समझा दूंगा। ये गोला है, यहाँ पे कोई आवेश रखा है Q, इससे कुछ इस तरह से, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो इसको समझने के लिए मैं वापस से यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र काट लेता हूँ जिसको हम लोग DA नाम देते हैं और एक क्षेत्र यहाँ पे काट लेता हूँ जिसको हम DA नाम देते हैं। इसका आपको जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस दिशा में n कैप, हमेशा जब भी मैं बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे फ्लक्स को मैक्सिमम निकालने के लिए हूँ, आपको समझाने के लिए मुझे फ्लक्स को मैक्सिमम चाहिए, तो ये हमेशा जो क्षेत्रफल सदिश होगा और जो विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। मतलब अब ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ नहीं होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो यहाँ पे भी होंगी ना। लेकिन जो विद्युत फ्लक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल से लंबवत जो गुजरती है वही विद्युत फ्लक्स होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं जो क्षेत्रफल से लंबवत गुजरती है, मतलब ये बात एकदम साफ है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो भी हैं वो लंबवत ही गुजरेंगी।
तो वो 90 डिग्री ही होगी हर जगह। और जब मैं क्षेत्रफल सदिश बनाऊंगा तो वो भी 90 डिग्री है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमेशा ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इस वाला जो क्षेत्रफल छोटा मैंने बनाया है, इसका क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन ये है। अब मैं यहाँ पे ये फर्स्ट नाम दे देता हूँ, इसको सेकंड नाम दे देता हूँ, और जब मैं इसका फाइबर निकालने की कोशिश करता हूँ तो क्या है, ई ए कोस थीटा, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन इस तरफ है और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो है 180। तो ई ए कोस 180, यानी कि -1 होती है कोस 180 की वैल्यू। तो φ1 की जो वैल्यू आई वो आई माइनस के ई ए, और φ2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई ए कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0। तो जब कोस थीटा की वैल्यू में यहाँ पे 0 रखूंगा तो उसकी वैल्यू होगी 1, तो ये आएगी ई ए। तो जब मैं फाई नेट निकालूंगा वो मेरे पास आएगी माइनस ई ए और प्लस ई ए, यानी कि 0। तो जो बाहर मेरे पास कोई भी चार्ज रखा है, कोई भी आवेश रखा है, उसके कारण कभी भी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई है? नहीं होगा। जितना विद्युत फ्लक्स बंद सरफेस के अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल जा रहा है, तो कोई भी विद्युत फ्लक्स जो आवेश बाहर रखा है उसके कारण नहीं जनरेट होगा। एक बात, ठीक है। और आपको हमेशा जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था वो आपको हमेशा अंदर वाले चार्ज ही कैलकुलेट करने हैं। अब इसकी भी भाषा पे आ जाइए कि आप इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। क्या लैंग्वेज है, क्यू द्वारा, क्यू पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी, क्यू क्या है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यू क्या है, क्यू कोमा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों का योग, ठीक है। आवेश पृष्ठ के अंदर किसी भी जगह पर स्थित हो सकता है। जैसे आपने यहाँ पे ये देखा था कि ये जरूरी नहीं केंद्र पे ही थे, कहीं भी हो सकते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। समझ में आया ना? ये ऐसा नहीं कि केंद्र पे तो नहीं है, ये कहीं भी हो सकते थे। क्यों? सही है, ये बात आपको समझ में आ गई है। सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट के बारे में आप जान लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के द्वारा कोई आवेश परिबद्ध नहीं है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा, जो मैं आपको अभी भी समझा चुका हूं, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। क्या कि किसी बंद पृष्ठ, ये मैं आपको पहले लिखवा दे रहा हूं फिर समझा दूंगा। बंद पृष्ठ द्वारा कोई आवेश, किसी बंद पृष्ठ द्वारा कोई आवेश परिबद्ध नहीं है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ये मैंने आपको अभी बताया है, लेकिन अगर आपको मैं दोबारा एक बार फिर समझा देता हूँ कि अगर मेरे पास ये कोई बेलन है और ये किसी वैद्युत क्षेत्र में कुछ इस तरह से रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 नाम दूं, इसको, इस वाली सतह को 2 और इसको 3, तो इसका जब आप
क्षेत्रफल सदिश बनाएंगे तो वो इस डायरेक्शन में बनेगा, 2 के लिए इस डायरेक्शन में और 3 के लिए। क्षेत्रफल सदिश जो बनेगा वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत बनेगा। तो जब आप φ1 कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आएगा EA cos 180। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर है और विद्युत क्षेत्र की इधर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 180। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के EA। φ2 की वैल्यू क्या आएगी? EA cos 0। तो φ2 की वैल्यू भी आ जाएगी EA। और φ3 जब आप निकालेंगे तो वो होगा EA cos 90। तो ये वैल्यू आएगी 0। तो फाई टोटल आपके पास क्या आएगा? EA माइनस का और EA प्लस का, मतलब 0। अगर कोई आवेश बंद पृष्ठ के अंदर नहीं रखा है तो उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स 0 होगा। ठीक है। अब चौथा पॉइंट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। चौथा पॉइंट क्या बताता है कि ये गॉसियन सरफेस शब्द आपने सुना है क्या? गॉसीय सरफेस, इंग्लिश में गॉसियन सरफेस, गॉसीय पृष्ठ। तो ये जो गॉसीय पृष्ठ है ये क्या होता है? ये है गॉस के नियम के लिए, गॉस के नियम के लिए, गॉस के नियम के उपयोग के लिए जिस बंद पृष्ठ का उपयोग किया जाता है उसी को गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। क्लियर? पांचवा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांचवा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या कहता है कि जब निकाय में सममिति होगी, सिमेट्री होगी, तो गॉस का नियम सबसे अच्छी तरह से प्रयोग किया जा चुकेगा। पहले लिखवा देता हूं। जब निकाय में सममिति होगी, सममिति होती है तो गॉस का नियम प्राय प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब ये क्या है? अब मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स टाइप में कुछ बताने की कोशिश करूंगा और वहां से आपको पूरा गॉस का नियम अब समझ में आ जाएगा। आप उनको न्यूमेरिकल कह लीजिए, आप उनको एग्जाम्पल कह लीजिए, लेकिन अब आने वाली 15 मिनट में आप गॉस के नियम को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो वो न्यूमेरिकल जिस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ये आधा सिलेंडर मान लीजिए आपको दे दिया गया है, इस तरह से बोला गया है कि इसमें यहाँ पे कोई चार्ज रखा है। ठीक है। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। सममिति होनी चाहिए और इसकी जो है वो हाइट h है। तो सममिति के लिए मैं क्या करूंगा? L हाइट का एक और बेलन इसके ऊपर रख दूंगा। ठीक है। अब देखिए ये Q जो है सममिति में आ गया, बीच में आ गया। तो अब इस पूरे बेलन से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमको पता है फॉर्मूले से। तो अब मुझे जब फाई गिवन निकालना है तो ये तो आधा होगा ना भाई, आधा था, आधा मैंने लिखा है, तो ये क्या होगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया, सिंपल। समझ में आया सममिति क्या कहती है? कि Q को बिल्कुल बीच में ले लो, सेंटर में ले लो। Q को आप सेंटर में ले लोगे, आपका काम इजीली हो जाएगा। अब एक दूसरा और इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जिसपे आपको 3 तरह से न्यूमेरिकल इसका मिलेगा, घनाभ का सबसे ज्यादा इसी का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा और यही समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है। बाकी सब तो आप इजीली कर लेंगे। बाकी न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा है Q, ठीक, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा
वो तो हम सब जानते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, चाहे कुछ भी हो। अब इसने आपसे एक नई चीज क्या पूछी है कि इस फ्लक्स से गुजरने वाला बताइए कितना, इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो इसने कहा है क्यू को मैं सतह लिख दे रहा हूँ, सतह का मतलब है ये जो कलर्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, कितनी सतह होती है, आप अपनी नोटबुक उठाइए, उसकी सतह गिन लीजिए, एक तो सबसे फ्रंट वाली, एक बिल्कुल उसके पीछे वाली, और चार जो साइड वाली है। तो टोटल घर में 6 सतह होती है। तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसमें जो आएगा सेम, अब जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा कि आपको बोलेगा कि ठीक है साहब ये सेम घन है, जैसा आपने देखा था ये वही घन है, ठीक, घन बना दिया। लेकिन अब ये कह रहा है कि अब मैंने ना चार्ज यहां रख दिया, मैंने क्यू अब यहाँ रख दिया। अब इसकी आपको सिमेट्री बनानी पड़ेगी। अब सिमेट्री बनाने के लिए आप कैसे समझेंगे, आप अपनी किताब को, अपनी नोटबुक को अपने हाथ में हॉरिजॉन्टली रख लीजिए, और जिस पॉइंट पे मैंने क्यू रखा है, यानी कि आपकी बुक का जो फ्रंट कवर है उसके राइट हैंड साइड वाले कोने में आइए और उसमें फ्रंट कवर के बीचों बीच एक क्यू रख दीजिए जैसे इसमें रखा है। पेन लीजिए, आपकी बुक का जो फ्रंट कवर है उसके बिल्कुल राइट हैंड वाले कोने पर आइए, राइट हैंड वाली साइड पे आइए, कोने पे नहीं साइड पे आइए, और उसके बीचों बीच क्यू चार्ज रख दीजिए जैसे कि डायग्राम में सामने रखा हुआ है। अब आपको इस क्यू चार्ज को सिमेट्री बनाना है। तो इस क्यू चार्ज को सिमेट्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आप इस किताब के अपनी बगल में बिल्कुल इस तरह से एक किताब और रख देंगे। अब ये दब गया, लेकिन ये पूरा नहीं दबा है, क्यों, अभी भी ऊपर से खुला है। तो आपको क्या करना है, जो किताब आपने ली है उसके ऊपर एक किताब और लगा दीजिए, और जो किताब पहले से रखी है एक किताब उसके ऊपर लगा दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो चार्ज है, जो आपका आवेश है, वो पूरी तरह से दब गया होगा, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से जो आपका चार्ज है वो अब दब गया होगा। आपको टोटल 4 घन की जरूरत पड़ी, 4 क्यूब की जरूरत पड़ी इस क्यूब को सिमेट्री में लाने के लिए। तो जो अब फाई जो है, जो फाई जो फाई है नेट, फाई नेट मतलब है 4 से, चलो हम इसको सिर्फ फाई बोलते हैं, कि फाई जो है वो होगा क्यू अपोल एप्सिलॉन नोट। क्यों, 4 घन लगने के बाद। तो फाई नेट जो मुझे निकालना था, मुझे निकालना था एक घन के लिए, टोटल घन है 4, तो एक घन से जाएगा कितना, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नोट। अब इसमें भी यही कि इसने पूछा है कि इस वाली सतह से निकलने वाला फ्लक्स भी बताइए, तो फाई सतह भी बताइए। तो सिंपल सर, जैसे आपने बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 6 सतह होती है, लिख दीजिए, है ना। तो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नोट। लेकिन ये है बिल्कुल गलत। अब ये गलत क्यों है, याद कीजिए कि जो ये वाली सतह थी, जो ये वाली सतह आपने ली है, ये वाली, तो ये वाली पूरी सतह जब आपने ये वाली किताब रखी इससे दबी होगी या नहीं दबी होगी। तो जब ये दोनों सतह दब चुकी है तो फिर इससे फ्लक्स निकलेगा कैसे, ठीक है। और आप इस वाली किताब के ऊपर, यहाँ पर जब आप इस वाली किताब के ऊपर दूसरी किताब रखे हो तो पहली किताब की ऊपर वाली सतह और दूसरी किताब की नीचे वाली सतह भी दबी है। सेम इस तरह यहाँ ये वाली सतह और नीचे वाली किताब की पहले वाली सतह और ऊपर वाली किताब की पीछे वाली सतह दबी होगी, और ये वाली साइड वाली सतह दबी होगी। तो हर एक घन की दो दो सतह दब चुकी हैं। तो खुली सतह कितनी है, 4, सिर्फ 4 सतह, इसे तो निकलेगा। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो आपके पास एक घन का आया है, और एक सतह के लिए आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि केवल 4 सतह ही खुली हुई है। 16 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, समझने में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, जैसे मैंने बताया, आलकस नहीं कीजिए, अपनी किताब को उठा लीजिए, क्यू चार्ज को राइट हैंड वाले साइड के बीचों बीच रख दीजिए, उसको दबाने की देखिए कैसे दबता है। उसको दबाने के लिए आपको 4 किताबें लगानी पड़ेगी, एक लगानी पड़ेगी उस साइड जिस साइड आपने चार्ज रखा है, और 2 किताबें इनके ऊपर, तभी जाके आपका ये क्यू चार्ज
पूरी तरह से दबेगा, तो मतलब वो सिमेट्री बनाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन और भी इंपॉर्टेंट है, और भी समझने वाली बात है, जिससे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है, गॉस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, वो और क्लियर होगा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास अब फिर वही एक घन है, ठीक है, घन मैंने फिर वही बना लिया है। अब ये कहता है कि इस घन के इस वाले पॉइंट पर मैंने क्यू चार्ज रखा है। अब अपनी किताब उठा लीजिए वापस से, और जो आपकी सीधे हाथ वाली भुजा है उसके अब बिल्कुल कोने पे, जिधर से आपकी किताब की बाइंडिंग हुई हुई है, सीधे हाथ वाली साइड पे बिल्कुल उस कोने पे अब चार्ज रखा है। इस क्यू चार्ज को दबाने के लिए, इस क्यू चार्ज को दबाने के लिए कितनी किताब की जरूरत होगी? एक किताब तो जैसे आपने पहले लगाई थी वो आपको यहीं पे लगानी पड़ेगी। एक किताब तो बिल्कुल जैसे ही किताब रखी हुई है बिल्कुल इसके बगल में कैसे किताब लगानी पड़ेगी, ठीक। लेकिन ये कोना तो अभी भी खुला हुआ है, तो एक किताब आपको इसके साइड में और एक किताब इसके साइड में आपको इस तरह से लगानी पड़ेगी। तो अब ये बीच में आ गया, लेकिन अब ये ऊपर से खुला हुआ है। जब ये ऊपर से खुला हुआ है तो आपको अब एक एक किताब, जो आपने किताब सब लगाई है उनके ऊपर भी आपको एक एक किताब रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये क्यू पूरी तरह से दबेगा। तो टोटल कितनी किताब रखनी पड़ेगी? 8। जिन लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर किताब तो घनाभ है, हम घन के लिए बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझिए, तो आप किताब को घन बना सकते हैं। ये सेम चीज हम घनाभ के लिए भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लॉजिक समझने की बात कीजिए। क्यू अगर यहाँ पे रखा है इस वाले पॉइंट पे, अगर यहाँ पे ये जो क्यू रखा है, ये क्यू इस वाले कोने पे रखा है, तो आपको इस क्यू को दबाने के लिए, इस बंद पृष्ठ को सिमेट्री में लाने के लिए एक किताब तो बिल्कुल इसके बराबर में लगानी पड़ेगी, फिर एक इन दोनों के साइड में, फिर इन चारों किताब के एक एक किताब जब आप ऊपर रखोगे तब जाके क्यू दबेगा। तो हमारे पास जो क्यू होगा, अब जो पूरा क्यू होगा वो तो सबके लिए हमेशा हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टी होता है, लेकिन जो फाई नेट जो मुझे निकालना है वो क्या आएगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमारा ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था वो 8 घन के लिए है। अब सेम इसी तरह आपसे बोला गया है कि इस एक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी बताइए। क्या? क्यू सतह, तो ये क्या होगा बताइए? क्यू 8 एप्सिलॉन नोट तो है, कौन कौन कितनी साइड इसकी दब चुकी है? मैं इस वाले घन की बात करूं तो एक तो ये वाली साइड दब गई है जो पहले दबी थी, एक इस किताब के ऊपर एक किताब आपने रखी है वो दबी है, और जो एक आपने साइड में किताब लगाई है एक, वो भी तो दबी है साइड। तो अब हर एक घन की 3 साइड दब चुकी है। सेम इस वाले घन की भी ये साइड दबेगी, एक जो इसके बगल में इधर रखा है वो, और एक जो आप इसके ऊपर रख रहे हो, तो इसके ऊपर वाली साइड तो हर घन की 3 साइड दबेगी। तो कितनी खुली हुई साइड है? 3। तो टोटल क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट जो होगा फ्लक्स वो इस सतह से निकलेगा। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है? ये समझ में आया? गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात आप लोग जान लीजिए। और अभी हम 3 वीडियो और गॉस लॉ पर करेंगे, वो इतनी लंबी नहीं जाएंगी। कोई भी चैप्टर होता है उसकी शुरुआत थोड़ी बड़ी करनी पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी जो आने वाली 3 लेक्चर्स होंगे वो इतने ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे, 20-20 मिनट के 3 लेक्चर होंगे। लेकिन आज का लेक्चर और 3 आने वाले लेक्चर आपके पेपर में 3 नंबर या 5 नंबर का सवाल सीधा सीधा लेके आएंगे। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, बने रहिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि गॉस का नियम आपको समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो गॉस लॉ समझना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस, सारी अपडेट मिलती रहे। और मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का कराऊंगा। उसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा भी जो प्रीवियस ईयर में आपके न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं वो भी आप लोग जानेंगे। एक एक न्यूमेरिकल हम करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, समय है, हम
पूरे ध्यान से पूरी मेहनत से कोशिश करेंगे कि हम लोग अपनी फिजिक्स को अचूक बना पाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।